नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है गांधी यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह गांधी युग से संबंधित यह है, जो कि गांधी युग 1917 से लेकर के और 1947 के बीच वाले जो भी घटनाक्रम हुआ है उन सभी से गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि पोरबंदर जो जिला था वहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। यानी कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो कि महात्मा गांधी के पढ़ाई की उम्र में ही यानी बहुत कम समय में यानी कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी की शादी यानी कि विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गई। तो यह महात्मा गांधी से संबंधित यानी कि महात्मा गांधी के जीवन काल का यह यानी कि जन्म के समय से लेकर के और उनके पढ़ाई की उम्र तक की जो यह घटना थी, जो पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उस समय गांधी जी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि इनकी पढ़ाई कब से कब तक हुई। तो 1889 से 1891 तक इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की। कहां से? 1889 से लेकर के 1891 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की और तब उन्होंने 1891 में भारत लौटे। और भारत लौटे इसी क्रम में उनकी संपर्क एक यानी कि वे सोचे कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई जब कर ली है तो वे सोचे कि भारत में पहुंच करके वहां हम अपनी वकालत की काम शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच में 1992 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी जो थे, जिनसे महात्मा गांधी का संपर्क हो गया और वे अनेक प्रकार की यातनाओं को समझाते बताते और गांधी जी को अपने स्तर से कुछ कारणवश उनको अपने यहाँ लेके चले गए। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि वकालत करने के लिए व्यापारी जो थे, मुस्लिम व्यापारी जो थे, यह 1992 में दक्षिण अफ्रीका लेकर के चले गए। किनको? महात्मा गांधी को। जबकि इन्होंने 1889 से 91 के बीच में इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वे सोचे कि 91 में स्वदेश लौट रहे थे यानी कि भारत लौट रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में यह 1992 में एक मुस्लिम व्यापारी से इनका संपर्क हुआ, जो कि दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, जिसको सुन करके महात्मा गांधी पुनः 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए चले गए। और दक्षिण अफ्रीका में जाकर के वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किया, बहुत सारे कामों को किए। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे तो उसी समय ब्रिटेन जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग रेल कांड जो हुआ, वहां पे यानी कि गोरे और कालों के बीच में भेद उत्पन्न करते हुए महात्मा गांधी को रेल के अधिकारियों ने यानी कि स्लीपर एसी कोच से निकाल करके बाहर फेंक दिया। गोरे और काले का भेद अपनाते हुए महात्मा गांधी को उन्होंने डरबन जो रेलवे स्टेशन, मेरिन्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन था, वहां पे बीच से ही फेंक दिया महात्मा गांधी को। और गोरे और काले के भेद को गांधी जी ने सहन नहीं कर पाए और उसके बाद जब वहां से चले तो डरबन यानी ब्रिटेन जाने के बाद उनके साथ यह घटना हुआ। तो इस घटना को रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जाने के क्रम में महात्मा गांधी को गोरे और काले के बीच में विभेद उत्पन्न करते हुए महात्मा गांधी को मेरिन्सबर्ग रेलवे स्टेशन में ये क्या कर दिया, यानी कि बाहर फेंक दिया गांधी जी को रेल के कर्मचारियों ने।
क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी और वहां गांधी जी को बाहर कर दिया, जिसकी वजह से यानी कि गोरे और काले के बीच में महात्मा गांधी को बहुत सारे यातनाओं को सहना पड़ा और इन सारे दुख को झेले। तो उस कांड को डरबन यानी कि आपका रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि 1894 यानी कि महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में जब गए हुए थे, कब 1891 में, कब गए थे 1891 में, जब वह स्वदेश लौट रहे थे तो उसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका के मुस्लिम व्यापारी से संपर्क हुआ और वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद में उन्होंने इन सारी घटनाओं को देख करके और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि प्रश्न पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब और कहां किए, तो 1894 में ये इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा की गई। समझ में आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 में की गई, क्योंकि इनके साथ अगर गलत बिहेव नहीं हुआ रहता तो यह दक्षिण अफ्रीका में इतनी सारी कामों को नहीं करते, यह स्वदेश अपना लौट आते। लेकिन इनके साथ गोरे और कालों के साथ गोरे और काले रंग भेद नीति के तहत इनको यानी सताया गया, कष्ट दिया गया, जिसकी वजह से सन 1894 में, जबकि इन्होंने 1893 में कहाँ गए, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन वहां जाने के बाद सन 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही की है। उसके बाद सन 1903 में दक्षिण यानी कि द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन भी दक्षिण अफ्रीका में ही किए। अब यह प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन कब और कहां किया, तो सन 1903 में ये अखबार का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किए। कहां? दक्षिण अफ्रीका में किए। समझ में आ रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, यह रहा गांधी जी से संबंधित कुछ मुद्दे। और 1893 के बाद में बहुत सारे घटनाएं गांधी जी के साथ हुए और वे बहुत सारे कामों को किए और बहुत सारे संस्था की स्थापना भी किए। तो आप जानते हैं कि 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने की है। उसके बाद सन 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। सन 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई। यानी प्रश्न पूछता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और किसके द्वारा कहां हुई। तो देखिए, कब हुई, तो 1904 में। किसके द्वारा हुई, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी ने किए। और कहां किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए। ठीक है। उसके बाद है 1906 में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए हुए थे, क्योंकि जब यह ब्रिटेन जाने के बाद जब ये दक्षिण अफ्रीका 1892 में जा रहे थे तो इनके साथ गोरे और काले के भेद को अपनाया गया, रंग भेद नीति के तहत इनको कष्ट दिया गया, जिसकी वजह से वे असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो आगे चल करके किए, लेकिन उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने बहुत सारे कामों को किए, जिसमें 1906 में प्रथम यानी सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना करके, यानी सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत का प्रयास करना। यह महात्मा गांधी के अनुसार था कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना करके, यानी कि माध्यम को अपना करके और जीत जाने का यानी कि जीत लेने का प्रयास करना। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जो कि सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया गया, क्योंकि इनके साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ था। रेल कांड हुआ था, उन्हीं के साथ हुआ था, गोरे और काले के रंग भेद नीति के तहत। उसके बाद है देखिए 1906 में तो प्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया, महात्मा गांधी ने। कहां, तो दक्षिण अफ्रीका में। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए सत्याग्रह शब्द का अर्थ यह होता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना करके और सत्य की यानी कि जीत का प्रयास करना। तो इतना तो आप समझ गए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए। उसके बाद 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखे, और भी कहाँ लिखे, दक्षिण अफ्रीका में ही लिखे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही 1909 में
हिंद स्वराज पार्टी हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे हुए थे किसने? महात्मा गांधी ने। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन यानी कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनकी विवाह यानी कि महात्मा गांधी की विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही, पढ़ाई की उम्र में ही हो गई। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए 1889 से लेकर के और 91 तक बैरिस्ट्री यानी कि इंग्लैंड से किए और 91 में इनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब ये स्वदेश लौट रहे थे तो उसी क्रम में यह दक्षिण अफ्रीका के एक मुस्लिम व्यापारी से इनकी संपर्क हो गई और संपर्क होने की वजह से उन्होंने अपने कष्ट पीड़ा के बारे में समझाया, जिसकी वजह से गांधी जी उस पीड़ा को सुन करके और 1992 में वह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गांधी जी चले गए और गांधी जी के जाने के क्रम में समस्या यह बना कि डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मैरिन्सबर्ग रेल स्टेशन के पर महात्मा गांधी के साथ गोरे और काले के नीति के तहत उनके साथ बहुत सारा विभेद किया गया और रेल से यानी कि डब्बा से उनको फेंक दिया गया, ट्रेन से उतार दिया गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी अनेक प्रकार की यातनाओं को सहते हुए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए और 1903 में दक्षिण इंडियन यानी कि द इंडियन ओपिनियन अखबार यानी कि पत्रिका का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किए। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए। उसके बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए, जो कि सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत को हासिल करना। और 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखे हुए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। अब हम देखते हैं कि उसके बाद 9 जनवरी 1915 यानी कि यह तो रहा महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे या महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके जन्म से लेकर के और दक्षिण अफ्रीका तक जो इनका सफर रहा, इन सभी के बारे में हमने बता दिया। अब देखते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका से वापस जब लौटे तब क्या क्या होती है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब वे भारत आए तो महात्मा गांधी यानी कि प्रवासी बने हुए थे, तो प्रवास से यानी कि वापस आए। इसी 9 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। और महात्मा गांधी के जो गुरु थे वे गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए, भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा महात्मा गांधी को भारतीय लोगों ने दी है, क्योंकि उस समय अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करते थे, जिसकी वजह से सैनिकों में भाग लेने के लिए भारतीयों को महात्मा गांधी ने उत्सुक कराया ताकि उनके साथ मिल करके और अपने काम को सहज किया जाए, यानी कि अपने देश से अंग्रेज को भगाया जाए। जिसकी वजह से वे क्या किए कि यानी कि भारतीयों को प्रोत्साहित किए, यानी कि भारतीयों को उत्साहित किए कि आप सभी लोग मिल करके अंग्रेजी हुकूमत के तहत यानी कि उस सेना में भाग लें, ताकि उनके साथ मिल करके और हम उनको जल्दी भगाने का काम करें। इसलिए भारतीय जितने भी उस सेना में भर्ती लिए, वे सभी भर्ती करने वाले लोगों ने महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी। उसके बाद है 1916 में, यानी कि 9 जनवरी 1915 में तो वे वापस आए और आने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम का निर्माण किए, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना यानी कि निर्माण जब महात्मा गांधी जब किए तो उस समय यानी कि 1916 था। कब था? 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाए और सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई, क्योंकि महात्मा गांधी जब आए तो उस समय चंपारण सत्याग्रह होने का सबसे मुख्य जरिया यही था कि चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेजों ने काफी अघोर नीति अपनाते हुए नील की खेती करने पर मजबूर किया करता था और 3 कठिया व्यवस्था जो लागू कर दिया था, जिसकी वजह से किसानों की दयनीय स्थिति काफी चरमरा गई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने चंपारण के लोगों का उत्पीड़न
से जो व्यग्र हो चुके थे उन सभी लोगों के बातों को सुने समझे और सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दिए। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा सन 1917 में की गई और यह 3 कठिया प्रणाली के विरोध में, किसके विरोध में? 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। अब हम देखते हैं कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी अपने स्तर से, क्योंकि उस मिल में काम करने वाले जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे उनके साथ, यानी कि मजदूर मिल के जितने भी थे उनके साथ मिल मालिकों ने काफी घोर अत्याचार किया करता था, जिसकी वजह से सन 1918 में या अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कराया गया। उसके बाद है सन 1918 में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई और इसमें प्रमुख सहयोगी जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि 1918 में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे मुख्य जो व्यक्ति थे वे, यानी कि सहयोगी गांधी जी के साथ देने वाले जो व्यक्ति थे वे वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद हम देखते हैं कि 1919 से 1922 तक यह खिलाफत आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1919 से 1922 तक यह खिलाफत आंदोलन हुआ था। इस समय तुर्की के जो मुस्लिम लोग थे उनके साथ घोर अत्याचार हुआ करता था, क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, यानी कि मुस्लिम के जो खलीफा जो थे वे महात्मा गांधी को अपने साथ लेकर के और उनके साथ मुस्लिमों के साथ होने वाले अत्याचार के बारे में बताए। तुर्की के जितने भी मुस्लिम थे उनके साथ काफी घोर अत्याचार होता था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को यह खलीफा जो थे, मुस्लिमों के जो सरदार कहा जाता था, वे महात्मा गांधी को समझाए बताए और महात्मा गांधी ने सन 1919 से लेकर के 1922 तक खिलाफत आंदोलन चलाए। इस तरह से उसके बाद खिलाफत आंदोलन तो समझ गए। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुई और इसमें असहयोग आंदोलन में बहुत सारे देश के नेता लोगों ने कुछ साथ दिए और कुछ साथ नहीं दिए। फिर भी महात्मा गांधी ने सन 1920 से 1922 यानी कि लगभग 2 वर्षों तक यह चला और इसमें गांधी जी ने अहम भूमिका निभा करके इस आंदोलन को चालू किए या शुरू किए। तो देखिए, इस आंदोलन के लिए सबसे पहले नागपुर अधिवेशन हुआ, जो कि दिसंबर 1920 में। इसके पहले जो आंदोलन हुआ था कलकत्ता में 1900, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में सफलता जब नहीं हुई तब जाकर के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में यह प्रस्ताव को पारित किया गया। अगर यह कलकत्ता अधिवेशन में अगर यह प्रस्ताव पारित अगर हो गया रहता असहयोग आंदोलन की, तब जाकर के यह आपका नागपुर अधिवेशन नहीं होता। लेकिन नागपुर अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में पारित नहीं होने के कारण असहयोग आंदोलन की जो प्रस्ताव जो था यह दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। और इस अधिवेशन को, यानी कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 में जो चला हुआ था, उसको एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण विरोध बता दिया। यानी कि मूर्खतापूर्ण, यानी कि उसने सोची कि असहयोग आंदोलन के द्वारा किस तरह से हम मतलब कि देश को आजाद करा सकते हैं। इसलिए एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध बता दिया। और देखिए, उसके बाद फरवरी, यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा की गई। लेकिन यह 11 फरवरी 1922 को यह वापस ले ली गई और यह देखिए 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा कर दी गई, क्योंकि यह सफल नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे नेता लोगों ने भाग लेकर के फिर पुनः पीछे हट गए, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए महात्मा गांधी ने यह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड तो शुरू हुआ, लेकिन 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हो गई, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान ही यह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना, यानी कि मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुई। यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना
1923 में इलाहाबाद में हुई। कहाँ? इलाहाबाद में हुई। और देखिए इसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी 1923 में, यानी कि जो स्वराज पार्टी की जो गठन हो रहा था, स्थापना हो रहा था, उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के भाग लिए और बाद में विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहे। यानी कि इतना होने के बाद चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू यह सभी लोग ने स्वराज पार्टी की स्थापना में मार्च 1923 में भाग लिए। उसके बाद विधान परिषदों के चुनाव में भी भाग लेना शुरू हो गया और बाद में गांधी दास पैक्ट 1924 में यह चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में हुआ। यानी प्रश्न पूछता है कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ, तो यह 1924 में। कब हुआ? 1924 में। कब हुआ? 1924 में। और यह किनके बीच हुआ? चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में हुआ। चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में यह दास पैक्ट यानी कि गांधी दास पैक्ट बना। अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1931 तक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह 1930 से 1931 तक था। तो देखिए 1930 में 11 सूत्री मांग गांधी जी के द्वारा की गई, जो कि इरविन के पास था। और यह इरविन जो था यह उस समय गवर्नर था और यह नहीं माना, यानी कि 11 सूत्री मांग को गांधी जी के द्वारा जब पारित किया गया तो इरविन जो कि गवर्नर था यह नहीं माना, जिसकी वजह से 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च शुरू किया गया। दांडी मार्च का मतलब होता है नमक कानून को तोड़ना, यानी कि सत्याग्रह की शुरुआत करने के क्रम में नमक आंदोलन के नाम से भी दांडी मार्च को जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है अगर यह 11 सूत्री मांगो, जिसमें कि अनेक प्रकार के मांग थे और भारतीयों के लिए महात्मा गांधी के द्वारा भारतीयों की सफलता के लिए 11 सूत्री मांग किए, जिसको यह गवर्नर मानने से इनकार कर दिया। और जब नहीं माना तब 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून यानी कि दांडी मार्च, जिसे नमक आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, यह शुरू किया गया, जिसमें 78 सहयोगी भाग लिए और यह जो दूरी तय की गई यह 241 मील की दूरी तय की गई। यानी कि कितने दूरी के? 241 मील की दूरी तय की गई। और 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक 78 सहयोगियों ने भाग लिए और यह सभी लोगों ने मिलकर के गांधी जी का साथ दिए, जिसकी वजह से यह दांडी मार्च सफल हुआ। और ये इसकी दूरी आपका 241 मील की दूरी था और गांधी जी के साथ 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। यानी कि कब हुआ था? 1930 में। और 1930 में ही दांडी मार्च हुआ था और 1930 में ही यह 11 सूत्री की मांग इरविन के पास रखे हुए थे गांधी जी, लेकिन वह नहीं माना, जिसकी वजह से 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च यानी कि नमक आंदोलन की शुरुआत की गई। तो देखिए प्रश्न पूछता है कि पहले यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिए हुए थे। उसके बाद 1932 में यह तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें दलित निर्वाचन पृथक्करण की पद्धति को अपनाया गया, क्योंकि कहा गया जो कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा यह बताया गया कि और भीमराव अंबेडकर को यह मान्यता मिली, यह प्रस्ताव मिला कि वे 1932 में तीसरी जब गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय यह दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन गांधी जी इनके प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने अनशन पर बैठ गए, जिसकी वजह से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को हुआ। और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ? 1931 में हुआ, जिसका गांधी जी उसमें भाग लिए थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, लेकिन
यह गांधी जी के द्वारा 1932 में जो दलित पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो घोषित किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, यह जो भीमराव अम्बेडकर को जो मिला हुआ था, इसको मानने के लिए महात्मा गांधी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौता में यह समझौता हुआ कि यह तो आपका प्रस्ताव जो है वह रहेगा, लेकिन वहां पे वोट देने का जो अधिकार है, निर्वाचन के लिए क्षेत्र में दलित वर्ग तो निर्वाचन में अधिकार अपना कायम करेंगे, यानी कि उसका प्रतिनिधि करेंगे, अधिकार है उनका, लेकिन इसमें बात ये रहा कि वोट देने का अधिकार उस क्षेत्र के सभी जाति के लोग देंगे, सिर्फ दलित ही नहीं देंगे बल्कि सभी जाति के लोग देंगे। जिसमें यह भी समझौता में हुआ कि 71 सीट से बढ़ाकर के 147 सीट महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ दलित ही वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार जो था वह सभी जातियों के पास था, लेकिन यह क्षेत्र निर्वाचन यानी कि दलित पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी का किस प्रकार से रहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ यह सन 1940 में हुआ, जिसमें प्रथम साथ देने वाले व्यक्ति विनोबा भावे थे, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे ज्यादा प्रिय जो थे विनोबा भावे, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1940 में ही यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से जो चला, यह दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 1940 का व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह को हम दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है, देखिए इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। अगर क्रिप्स मिशन सफल हो गया रहता तो 1942 में भारत आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा नहीं की जाती, लेकिन यह क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण जब वह हार गया, तब यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में गांधी जी के द्वारा की गई। इसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की गई। और उस समय जब 1942 का जब यह दौर चल रहा था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का भी दौर चल रहा था, तो लगा, अंग्रेजों को लगा कि शायद भारतीयों को अपने साथ लेकर के, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन भारतीयों को अंग्रेज ने एक बार झटका दे दिया था, यानी कि एक बार उसे मतलब आश्वासन दे करके धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से यह अंग्रेज का साथ देने से पहले भारतीय अपने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए और इसमें सभी भारतीयों ने मिलकर के भाग लिए। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ऑपरेशन जीरो अंबर भी कहा जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो चल रहा था, जो कि 1939 में। और इसमें इस तरह से महात्मा गांधी से संबंधित 1917 से लेकर के और 1947 के बीच में हुए जितने भी सारे घटनाएं हैं, वे सारे घटनाओं को उनके जन्म से लेकर के उनके सारी घटनाओं को एक वीडियो में संग्रहित कर दिया गया है, जिसे अंत तक जरूर देखेंगे। और अंत यह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यह एक आंदोलन चलाया गया, यह एक मतलब अन्वेषण चलाया गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मृत्यु इनके 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। इस तरह से महात्मा गांधी से संबंधित सारे मुद्दे आपको बता दिया गया है, इसलिए अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।